कैसे हो भाई सब लोग? आवाज आ रही है मेरी? एक बार बता दो जल्दी से चैट में अपनी बात बता दो मुझे। कैसे हैं सब लोग भाई? सब लोग ठीक हैं? ठीक है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं बेटा। थोड़ा सा एमडी सर के साथ कुछ इश्यूज हैं। इश्यूज का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हेल्थ की प्रॉब्लम है उनकी फैमिली में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी तरीके का स्पैम नहीं कीजिएगा इस बात को लेके। थोड़ा सा 1-2 दिन का 3 दिन का टाइम है, उनको एक बार मतलब बेटर हो जाने दीजिए चीजों को, फिर हम लोग करेंगे। ठीक है? क्लियर है? यस 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 यस। ठीक है। यस। तो हम लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं क्या? आज हमने कहीं बीच में छोड़ा था, हम लोग हर से चीज एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, है ना? इसी को आगे ले लेते हैं। ठीक है, इसी चीज को आगे लेकर चलते हैं। चलें? हाँ, माइक्रोब्स में करा दूंगा बेटा आपको, रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा। माइक्रोब्स में एक सिंगल लेक्चर दूंगा और उसको मतलब इस वीक में करा दूंगा आपको। हाँ, इस वीक में आपको माइक्रोब्स में करा दूंगा। ठीक है। कोई एक बच्चा लिख रहा है सर बुरा हाल है। बुरा क्यों है बेटा? बुरा क्यों है बता? ऐसा क्या हो गया कि तेरे साथ बुरा है? कुछ भी नहीं हुआ। नीट का एग्जाम ही तो है और कर ले जाएंगे यार, टेंशन मत ले। मेहनत करेंगे, पूरा एफर्ट करेंगे, कर ले जाएंगे, ऐसा थोड़ी छोड़ देंगे। हाँ, लिविंग वर्ल्ड बेटा अगले वीक में, इस वीक में ये वाला, अगले वीक में लिविंग वर्ल्ड मिल जाएगा। डर क्यों लग रहा है तुझे? डर इसलिए लग रहा है क्योंकि तू घबरा रहा है, अपने खुद से डर रहा है। तू इस बात से डर रहा है कि यार क्या मुझे और मेहनत करनी चाहिए। तू इस बात से डर रहा है कि क्या मैं फेल हो जाऊंगा। बेटा जब तक एफर्ट नहीं करेगा डर लगता रहेगा। मेहनत बढ़ा और डरना छोड़ दे। अच्छा होगा, बुरा होगा, ठीक होगा, खराब होगा, हम तेरे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर तूने मतलब मेहनत नहीं करी, तूने एफर्ट नहीं इंक्रीज किया, अपना एफर्ट बढ़ा, तू कंफ्यूज है किन चीज को लेके कि यार कितने क्वेश्चंस करने हैं, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो डायरेक्शन एकदम हमेशा से वही रही है। एनसीईआरटी रीड करनी होती है, करनी है। बायो का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं। यस, ठीक है। यस, हाँ। टेस्ट नहीं दे पा रहा है, टेस्ट दे। सबसे पहले एक काम कर, तू जो तेरे पुराने टेस्ट है ना उसमें जा और देख कि मतलब मान ले तूने पुराने वाले टेस्ट भी नहीं दे रखे, उसमें खोज किसी पर्टिकुलर चैप्टर का या 2 चैप्टर तैयार कर बायो का, सिर्फ बायो का सेक्शन अटेम्प्ट कर ले। ऐसे ही सिर्फ फिजिक्स का अटेम्प्ट कर ले। करना तो स्टार्ट कर एक बार। जब तू करना स्टार्ट करेगा तब तेरे को मतलब वो बनने लगेगा। यस। मेरे से कैसे कनेक्ट करें जल्दी बेटा? मैं 2 चीजों में आपसे जुड़ूंगा। मैं एक बार टेलीग्राम चैनल पर लाइव भी आऊंगा आजकल में, तो उसमें हो सकता है बात करें। और मेरा अपना जो चैनल है उस पर भी मैं शायद डाउट्स वगैरह स्टार्ट करूं टेलीग्राम चैनल पे, चांसेस हैं। और इसके अलावा बेटा हम लोग कोई सीरीज ला रहे हैं क्वेश्चंस की एक सीरीज लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहां से आपका कॉन्फिडेंस क्वेश्चन के थ्रू बढ़ाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलें स्टार्ट करें। आज रेस्पिरेशन नहीं होगा, आज थर्मोकेमिस्ट्री आएगी, कल रेस्पिरेशन होगा। और बेटा कल सभी लोग लाइव ज्वाइन कर सकते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, रिवाइज कर सकते हैं। 2.5-3 घंटे में मैक्सिमम करा दूंगा। क्लियर है? पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की है। जैसे ही 3-4 रिकॉर्ड हो जाएंगे, पॉडकास्ट मैं सुबह लगाऊंगा 6 बजे, जो भी, या रात को 11 बजे। ऐसा रहेगा कि अपने काल में लीड लगाओ और सिर्फ चैप्टर को सुन लो, या सुबह 6 बजे लगाऊंगा, लाइव स्ट्रीम कर दूंगा यूट्यूब पे। यस यस, ठीक है। रात में लगा दूंगा, चलो रात में 10:30-11 बजे लगा के छोड़ दूंगा। उस पर प्रीव्यू में चला के अपना कान में लगाओ और अपना लीड से सुनो, या सुबह 6 बजे, जैसा आपको ठीक लगेगा। कुछ कहेंगे सर सुबह उठा नहीं जाता, पापी हो ना तुम पुराने। चलें स्टार्ट करें भाई, आ जाओ। तो हमने जो टॉपिक पढ़ना है बेटा, हम लोग यहां पे कहीं पढ़ रहे थे, हम लोग इसकी बात कर रहे थे। किसी को याद है? चला एक बार लिख दें ये वाले आपके लिए, ये वाला लिख दे भाई। 1928, 1928 ग्रिफिथ, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल माइस और स्ट्रेप्टोकोकस, उसकी 2 स्ट्रेन, कौन कौन सी? आर और एस स्ट्रेन। कौन सी वायरुलेंट है? यस सर, इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस क्या है? इन्फ्रेंस जो है बेटा, इन्फ्रेंस जो है हमारे पास क्या है कि सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल,
कुछ ऐसा होता है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। कहां से मिला है? हीट किल्ड एस्ट्रेन से। फ्रॉम हीट किल्ड एस्ट्रेन, हीट किल्ड एस्ट्रेन से मिला है। क्या नाम है उसका? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। वो कन्वर्ट करेगा आर को किस में? ट्रांसफॉर्म करेगा आर को एस में, ट्रांसफॉर्म करेगा आर टू एस। यहां तक कोई डाउट है नहीं सर? एवरी मैककार्टी में यही मटेरियल है, स्ट्रेप्टोकोकस। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस। उन्होंने बोला था कि बायोकेमिकल नेचर क्या है? बायोकेमिकल नेचर क्या है बेटा? बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए। यहां तक कोई डाउट है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए। यहां तक कोई डाउट है किसी का? किसी प्रकार का यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ। नहीं सर। हर से एवरी मैककार्टी, सॉरी एवरी मैककार्टी मैक्लियोड, तीसरा साइंटिस्ट। यहां पर ईयर क्या था बेटा? एनसीईआरटी ने 1933 44 लिखा है, कोई क्लियर ईयर नहीं लिखा, पर इसका 1952 है। हर्से एंड चेज का। इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल एक तो ई कोलाई है, ई कोलाई होस्ट है, उसके अलावा बैक्टीरियोफाज लिया था इन्होंने। और बैक्टीरियोफाज दो तरीके का लिया था, एक वो जिसमें पी और एस, P32 S35, क्लियर है, ये वाला बैक्टीरियोफाज लिया था। यहां पर इन्होंने प्रूफ किया था कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। ये इन्होंने यहां प्रूफ कर दिया था भाई, डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, ये इन्होंने यहां प्रूफ कर दिया था। कोई डाउट है? कोई डाउट है यहां तक? अब आ जाओ जरा, इस एक्सपेरिमेंट को अपने लास्ट में पढ़ रहे थे, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, फिर उसके बाद इसके लास्ट की चीजें मैं बता देता हूं। देखो इन्होंने क्या किया था, हर्से चेज ने क्या किया था बेटा, इनको पता थी क्या, आप लिखोगे नहीं, सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं, नो लाइटिक साइकिल। उनको लाइटिक साइकिल के बारे में पता था। किसकी? वायरस की लाइटिक साइकिल के बारे में पता था। उनको यह पता था कि जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है। क्या एंटर करता है? जेनेटिक मटेरियल क्या करता है बेटा? एंटर कर जाता है। जेनेटिक मटेरियल अपने पास एंटर करता है किसके अंदर? किसके अंदर? जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है ई कोलाई के अंदर। किसका जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, वो एंटर कर गया। उसके बाद क्या होता है बेटा? ई कोलाई उसको ट्रीट करता है अपने जैसा। ट्रीट दिस जेनेटिक मटेरियल इट्स ओन, अपने जैसा उसको ट्रीट करता है। इट्स ओन, खुद के जैसा ट्रीट करता है। कॉपी बनती है, कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस फॉर्म। जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस की क्या बनती है? कॉपी बनती है। यस और नो? यस सर। अब उनको क्या नहीं पता था? उनको क्या नहीं पता था? दे डोंट नो। जो उन्हें नहीं पता था वो बता रहा हूं। उन्हें यह नहीं पता था कि मेरे पास जैसे जो वायरस है ना, वायरस जो है वो दो चीजों का मिलकर बना हुआ है। उन्हें यह पता था कि वायरस दो चीजों के मिलकर बना हुआ। उनको यह नहीं पता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है कि डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल जो है इज प्रोटीन और डीएनए, ये उन्हें नहीं पता था। प्रोटीन है कि डीएनए, ये चीज उन्हें नहीं पता थी। चैट प्राइवेट कर रहे हैं भाई। भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे अभी मेरे पास ज्वाइन किए हैं, तुम्हारी क्लास 1:30 बजे ही होती है, 1:15 ही होती है, वही रहेगा टाइम। आज एमडी सर ने क्लास नहीं ली, मुझे उन्होंने मैसेज किया था सुबह 9 बजे, पर मेरे को जिस फोन पे मैसेज किया वो मैं देख नहीं पाया। फिर मैं ट्रेवल कर रहा था 12:30 बजे, 12 बजे के आसपास। जब मुझे पता लगा तो मैं 1:30 बजे क्लास के लिए नहीं पहुंच सकता था। तो जब मैं आया हूं तो मैंने फिर कहा कि 4 बजे बच्चों की क्लास लगा के उन्हें पढ़ा देते हैं। ठीक है, 1:30 वाली टाइम। आपको हर चीज मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ती है यार। हाँ ठीक है, यस, छोटी छोटी चीजें पूछते रहते हो यार। आ जाओ आ जाओ, आगे पहले पढ़ो तो सही। हट, एक दिन में टाइम टेबल खराब हो गया तेरा, या तो मैं आज की क्लास रखता ही नहीं, तेरा दिन खराब हो जाता। आज पढ़ लेना, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, 1-1.5 घंटा ही पढ़ाऊंगा। पढ़ ले चुपचाप, बकलोल कहीं का। आ जा, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे भाई। दे डोंट नो जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोटीन इज और डीएनए, ये नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से बेटा, उन्होंने एक वायरस लिया, दो तरह के वायरस लिए, एक ये वायरस था और एक ये वायरस था। इसमें क्या था बेटा, इसमें देख, लिखना नहीं है, इसमें S35 था। इसका मतलब इसकी प्रोटीन रेडियो एक्टिव थी। इसकी क्या थी? प्रोटीन रेडियो एक्टिव थी। यस और नो?
और यहां पर उसने P32 लिया, डीएनए रेडियो एक्टिव है। और उसने जो एक्सपेरिमेंट कराया, ध्यान से सुनो, उसने जो एक्सपेरिमेंट कराया वो क्या था वो सुन। उसके 3 स्टेप थे, यहीं पर हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। जो एक्सपेरिमेंट था उसके 3 स्टेप थे। सबसे पहला स्टेप था इन्फेक्शन, दूसरा स्टेप था हमारे पास ब्लेंडिंग, तीसरा स्टेप था हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। ये याद है सबको? ये 3 स्टेप थे बेटा हमारे पास, ये 3 स्टेप थे। ये हमारे पास क्या थे? 3 स्टेप थे। ठीक है, पहला था इन्फेक्शन, दूसरा था ब्लेंडिंग और तीसरा था सेंट्रीफ्यूगेशन। ये 3 स्टेप थे और उन्होंने 2 अलग अलग चीजें ली थी। क्या क्या लिया था सुनो। सबसे पहले यहां पर उन्होंने लिया था S35, यहां लिया था P32। यहां क्या रेडियो एक्टिव है? यहां डीएनए रेडियो एक्टिव है। किसके अंदर डीएनए रेडियो एक्टिव है? वायरस के अंदर। किसके अंदर डीएनए रेडियो एक्टिव है बेटा? वायरस के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? किसके अंदर? इन वायरस। यहां पर क्या रेडियो एक्टिव है? सर सल्फर रेडियो एक्टिव है। सल्फर रेडियो एक्टिव है किसमें? प्रोटीन में। प्रोटीन मतलब क्या लिख रहा हूं मैं? प्रोटीन रेडियो एक्टिव है वायरस में। यहां पर क्या है? प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। कौन बताएगा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड? चैट में लिखो भाई, चैट में लिखो। सबसे पहला स्टेप इन्फेक्शन, ये ई कोलाई है, ये देख लो। यहां पर ये वायरस है, यहां इसका ये जेनेटिक मटेरियल है और वो जेनेटिक मटेरियल अंदर आ चुका है। मिथ्योनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन। सीरीन कौन लिख रहा है? ये कीर्ति पिटाई कर दूंगा। सीरीन में कहां होता है? मिथ्योनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन। यस। सिलेबस कब खत्म होगा? 15 फरवरी बताए तो था बेटा, 10 से 15 फरवरी के आसपास कर देंगे। यस। हाँ, इधर देखो भाई, ब्लेंडिंग क्या होती है? ब्लेंडिंग में क्या करते हैं? ये इसको मूव करते हैं, शेक करते हैं, उससे ये हट जाता है। ये देख रहे हो, इस पे अटैच था, ये वायरस इस पे अटैच था ऐसे, और ये इसको छोड़ के हट जाता है। ये इसको छोड़ के क्या हुआ? हट गया ऐसे। ये इसको छोड़ के हट गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इसको छोड़ के क्या हुआ? हट गया बेटा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्लियर बेटा? अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब को हम इस तरीके से गोल गोल घुमाते हैं ऐसे, उसमें हैवी चीज नीचे बैठ जाती है। जो हैवी होता है उसको अपने नाम देते हैं पैलेट, ऊपर जो लिक्विड होता है उसको सुपरनेटेंट देते हैं। मैं आपको यही चीज कल क्लास में समझा रहा था, लास्ट क्लास में। मेरी बात सुनो ध्यान से। ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मेरे पास ये तो बैक्टीरिया है, ध्यान से सुन, ये ई कोलाई है। इस ई कोलाई के अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर घुसा हुआ है, ये रहा, ये रहा। और ये क्या है बेटा? ये वायरस का कवर है, ये वायरस का कवर है। अब मुझे बताओ कौन हैवी होगा? ये ई कोलाई हैवी है, ये ई कोलाई क्या होगा? हैवी होगा। हैवी होगा तो ये किस में मिलेगा? पैलेट में मिलेगा। यस और नो? और ये जो है मेरे पास कवर जो है, ये कवर किस में मिलेगा? सुपरनेटेंट में मिलेगा। अब अगर मैं ये आपसे कह रहा हूं कि रेडियो एक्टिविटी यहां से आ रही है, सुपरनेटेंट से, यहां से रेडियो एक्टिविटी आ रही है, सुपरनेटेंट से, सुपरनेटेंट से रेडियो एक्टिविटी आ रही है, इसका मतलब वो कहां से आ रही है? वो कम फ्रॉम कवर, जो वायरस का कवर है वहां से आ रही है। इसका मतलब वो कवर किसका बना हुआ है? वो बना हुआ है प्रोटीन का, मेड अप ऑफ प्रोटीन। यहां तक याद आया? वो किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। मेरी बात समझ में? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा। कौन सी स्लाइड है? जस्ट लास्ट क्लास का रिवाइज कर रहा हूं। अगर आप समझो तो मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं ताकि यहां से आगे जा सके। मेरी बात सुने ध्यान से। वायरस में 2 चीजें थी, एक प्रोटीन था, एक जेनेटिक मटेरियल था। यस और नो? यस सर। ठीक है, यस सर। दूसरा हमने कहा है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है, उसके बाद जब ब्लेंडिंग करते हैं तो ये इसको छोड़ के चला जाता है। यस और नो? यस सर।
फिर अपने ने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, इस तरीके से घुमा दिया, तो नीचे अपने पास पैलेट में कुछ चीजें आ गई और ऊपर अपने पास सुपरनेटेंट आ गया। क्या आ गया अपने पास, सुपरनेटेंट आ गया। क्लियर है। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं इन्फेक्शन की, फिर हम बात कर रहे हैं ब्लेंडिंग की, और फिर से अपने बात कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की। तो पैलेट में आपके पास ई कोलाई आएगा। पैलेट में क्या आएगा, ई कोलाई आएगा। ई कोलाई क्यों आएगा बेटा, क्योंकि वो हैवी होता है, हैवी चीज नीचे आएगी। यस सर। अब यहां पर जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया ना, और यहां पर कौन सा वायरस ले रखा था, जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव है, तो मेरे को क्या मिली, रेडियो एक्टिविटी पैलेट से मिली। ये जो पैलेट है ना, यहां से मुझे रेडियो एक्टिविटी मिली, रेडियो एक्टिविटी मिली। यस और नो, क्लियर है। अब आपको पता है कि पैलेट में क्या है, पैलेट हैव क्या, डीएनए, या हम बोल सकते हैं पैलेट में क्या है बेटा, पैलेट में जेनेटिक मटेरियल है। किसका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस है। यस और नो। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल किसका बना हुआ है, जेनेटिक मटेरियल बना हुआ है डीएनए का, मेड अप ऑफ डीएनए। यहां तक कोई डाउट है। सुपरनेटेंट समझ में आता है, जब किसी चीज को घुमाते हैं तो हैवी चीज नीचे आती है, उसे पैलेट कहते हैं। ऊपर जो लिक्विड आता है उसे अपने सुपरनेटेंट कहते हैं। पैलेट जो है वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। पैलेट जो है वो क्या शो कर रहा है बेटा, रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। क्लियर है। क्लियर है, जल्दी बताओ बेटा। क्लियर है, ठीक है, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, वो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ blending not occurred in Hersey and Chase experiment, अगर हर्से चेज एक्सपेरिमेंट में ब्लेंडिंग नहीं हुई होती तो क्या होता, पैलेट इज रेडियो एक्टिव फॉर सल्फर, बी पैलेट is radioactive for sulfur and phosphorus when प्रोटीन रेडियोएक्टिव है। सी सुपरनेटेंट इज रेडियोएक्टिव, D pellet is non-radioactive when प्रोटीन रेडियोएक्टिव है। हाँ भाई बताओ जरा। ये कह रहा है कि आपको अगर ये बैक्टीरिया के सरफेस पे चिपका रहता तो आंसर क्या आएगा, मेरे को तो ए लग रहा है, बी किसको लग रहा है। अगर यहां पर इसने प्रोटीन रेडियो एक्टिव लिखा हुआ है, देख बेटा मेरी बात सुन, दोनों केस में रेडियो एक्टिविटी पैलेट से ही मिलेगी, सही है, सल्फर के लिए भी फॉस्फोरस के लिए भी। लेकिन अगर प्रोटीन रेडियो एक्टिव है तो सिर्फ सल्फर मिलेगा, नीचे सल्फर ही मिलेगा ना, क्योंकि ये पहला वाला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाला क्यों गलत है, अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट हटा दूं ना, अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट हटा दूं, ये वाली तो ठीक है, लगभग ठीक है। लेकिन ये वाली स्टेटमेंट कह रही है कि प्रोटीन रेडियो एक्टिव लिया हुआ है, तो फिर कैसे मिलेगा। सुपरनेटेंट इज रेडियो एक्टिव गलत है, पैलेट इज नॉन रेडियो एक्टिव गलत है। ए और बी में ए ज्यादा ठीक है, ए और बी में ए ज्यादा ठीक है, क्योंकि हमने प्रोटीन रेडियो एक्टिव लिया है, ठीक है। हाँ, अगर मैं बोलता पैलेट इज रेडियो एक्टिव फॉर बोथ सल्फर एंड फॉस्फोरस, आगे कुछ नहीं लिखता, तो इसका मतलब यह है कि दोनों केस में चाहे रेडियो एक्टिव सल्फर लो या फॉस्फोरस, पैलेट ही रेडियो एक्टिव आएगा। यस, क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन इसलिए समझ नहीं आया अरुण कुमार, आप वो नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो।
सोच नहीं पा रहे हो। मैं ये कह रहा हूं 3 स्टेप होते हैं, मेरी बात सुन। मान ले मैंने पहले वाले केस में सुपरनेटेड रेडियो एक्टिव था, दूसरे वाले केस में पैलेट रेडियो एक्टिव था। जब आपने प्रोटीन रेडियो एक्टिव ली थी तो सुपरनेटेड में मिली थी। जब आपने सल्फर मतलब डीएनए रेडियो एक्टिव में लिया था तो यहां से मिली थी रेडियो एक्टिविटी। हम ये कह रहे हैं कि ब्लेंडिंग ना हो। ब्लेंडिंग क्या करती है? ई कोलाई पे से इस वायरस को हटा देती है, ई कोलाई में से इस वायरस को हटा देती है। अगर वायरस लगा रह जाएगा तो ये ई कोलाई के साथ किस में आ जाएगा सर? पैलेट में ही आ जाएगा। तो जब आप प्रोटीन रेडियो एक्टिव लोगे तब भी मेरे पास रेडियो एक्टिविटी कहां से आएगी? पैलेट से आएगी। ये कह रहा है, ये कह रहा है। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। ऑप्शन 1 में लिखा है पैलेट इज रेडियो एक्टिव फॉर सल्फर व्हेन प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। बताइए जल्दी से। ठीक है बच्चे, मेरे पास 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब वायरस अटैच है, उसका जेनेटिक मटेरियल चला गया। दूसरा स्टेप क्या है? ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग से वायरस हट जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन जब करते हैं तो ई कोलाई पैलेट में चला जाता है और ये वाली चीज कहां जाती है? ये सुपरनेटेड में जाती है। नीचे कौन बैठ जाता है? ये ई कोलाई। ई कोलाई नीचे बैठ जाता है। यस, एक और क्वेश्चन लिख देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा थोड़ा साफ नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए आपको गंदा लग रहा है। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, मेरे को पता है, पर समझाते वक्त हो जाती है ऐसा। एक और क्वेश्चन लिख देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इन विच स्टेप ऑफ हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट genetic material of virus is in palate? A, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्फेक्शन। बी, ब्लेंडिंग। सी, सेंट्रीफ्यूगेशन। डी, ऑल। तो ये तो आसान सा है, सेंट्रीफ्यूगेशन में ही जेनेटिक मटेरियल वायरस का किस में आएगा? पैलेट में आएगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ और कौन नीचे आएगा? ई कोलाई भी आएगा। हैवी कौन है? हैवी कौन है? ई कोलाई हैवी है कि विच इज हैवीएस्ट? लिख देते हैं, विच इज हैवीएस्ट इन हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्से और चेज एक्सपेरिमेंट में क्या हैवीएस्ट है? तो क्या हैवीएस्ट है? ई कोलाई है, बी वायरस है, सी प्रोटीन कवर है, डी जेनेटिक मटेरियल है। आप बताओ सबसे ज्यादा ऑफ वायरस, सबसे ज्यादा हैवी कौन है? सर ई कोलाई है। और सबसे कम हैवी कौन है? ये लीस्ट हैवी है। अगर मैं ऑर्डर बनाऊं तो सबसे ज्यादा ये हैवी होगा, फिर वायरस आएगा, फिर कवर आएगा, फिर ये आएगा। समझ में आ रहा है? सबसे कम हैवी क्या है? जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, पर वो ई कोलाई के अंदर चला जाता है, इसलिए वो आसानी से अलग हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब अपने बेटा आगे की तरफ जा रहे हैं और अगला टॉपिक ले रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है बेटा, वाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, वाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सही है। अब सुनो ध्यान से जो मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक, पूरा फोकस मेरी तरफ लो ताकि आपको चीजें समझ आए। ध्यान सुने बेटा, पूरा फोकस मेरी तरफ लो। बैक स्लाइड में कुछ है बेटा तेरे को लिखने के लिए, लिख लियो खुद से बाद में, है ना? अच्छा, आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मिल गए? हाथ से लिखे हुए नोट्स ऐप में मिल गए कि नहीं बताओ? इसके हाथ से लिखे हुए नोट्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के मिल गए कि नहीं? नहीं मिले? मैं दे देता हूं, दोबारा भेज देता हूं। खुद बनाते हो, पर मैंने प्रिंसिपल के तो आपको दे दिए, प्रिंसिपल के मिल गए? प्रिंसिपल के मिल गए?
प्रिंसिपल के तो मिले हैं ना आपके पास, प्रिंसिपल के तो आपके पास मिले हैं बेटा। यस, इसके मैं आज भेज देता हूं आपको। ठीक है, करें अब बात, आगे पढ़ते हैं। चलो अब मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे और पूरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या बात है, मेरी बात सुनो। अब देखो, मान लो आप अभी रूम में मस्त बैठे मेरे को देख रहे हो, एकदम लेक्चर पढ़ रहे हो। मैंने टॉपिक ये समझा दिया है कि यार जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। हमने पढ़ा है जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ हो गया। मतलब हमारे पास 3 केमिकल थे, एक डीएनए था, एक आरएनए था और एक प्रोटीन था। मेरी बात सुन ध्यान से, एक डीएनए है, एक आरएनए है, एक प्रोटीन है। बेटा चैट मत करो, चैट मत करो, मैं दोबारा भेज देता हूं, फिर से भेज देता हूं। प्रिंसिपल का कहां मिलेगा, जहां डीपीपी मिलती है। ठीक है, अब चैट मत करो, सुनो, कोई चैट नहीं किसी तरीके की। सुन, मैं ये कह रहा हूं बेटा, हमारे पास 3 बायोकेमिकल थे जो जेनेटिक मटेरियल के लिए दावेदार थे, जो कह रहे थे कि हम जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। उनमें से एवरी मैककार्टी मैक्लियोड ने तो के एक्सपेरिमेंट से पहले प्रोटीन को सोचा भी जा रहा था, लेकिन हर्से और चेज ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, जिसमें कोई डाउट नहीं रहा कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। रीजन कैसे है बेटा, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन होती है, दूसरा जिसकी कॉपी बन सकती है। तो क्या वायरस के जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बन रही थी? हाँ सर, बन रही थी। अब ये प्रूफ हो गया है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये तो साबित हो गया बढ़िया से, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। लेकिन हुआ क्या, उसी टाइम के अराउंड हमारे पास कुछ ऐसे वायरस डिस्कवर हुए जिसके अंदर आरएनए होता है। हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये साबित तो कर लिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे वायरस मिल गए जिसके अंदर आरएनए होता है। तो फिर सवाल खड़ा हो गया, डीएनए ही क्यों? हमने एक्सपेरिमेंट से साबित किया है, मतलब हमने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किए, 3 एक्सपेरिमेंट के बाद फाइनली मुझे पता चल गया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर सवाल यह खड़ा हो जाता है कि यार डीएनए ही क्यों, लिविंग सेल में आरएनए क्यों नहीं हो सकता जेनेटिक मटेरियल? यह सवाल हमारे पास आ जाता है। फिर हम क्या करेंगे, अब यह डिस्कशन करेंगे कि यार प्रोटीन, डीएनए और आरएनए में जेनेटिक मटेरियल होने के लिए डीएनए में क्या क्वालिटी है। जैसे मैं आपसे कहूं कि देखो बेटा, एक्सपेरिमेंट से तो हमने साबित कर दिया, ठीक है, फिर आप आ गए कि सर देखो ये एक वायरस है, इसमें आरएनए है। तो मैंने कहा यार कर तो दिया एक्सपेरिमेंट से साबित, फिर आप कह रहे हो सर बताओ, रीजन बताओ ना, डीएनए क्यों? ये तो एक्सपेरिमेंट है, लेकिन आप कोई रीजन दो ना, कोई वैलिड रीजन दो कि भाई डीएनए ही क्यों है। तो हम कुछ ऐसे रीजन खोजेंगे कि नेचर ने क्यों डीएनए को सिलेक्ट किया। मेरी बात समझ में आ रही है? नेचर ने क्यों सिलेक्ट किया ये हम खोजेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने ये लिखा कि एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया, फ्रॉम हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये क्या हो गया बेटा, ऑलरेडी प्रूव हो गया, ऑलरेडी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, क्या कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। यस और नो, यस और नो? तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये ऑलरेडी प्रूफ हो गया बेटा। किससे प्रूफ हो गया? हर्से और चेज के एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। बट हमारे पास सम वायरस, कुछ ऐसे वायरस हैं जिसमें आरएनए भी होता है। नाम बताते हैं। आरएनए इज ऑल्सो जेनेटिक मटेरियल। आपने एचआईवी सुना है? यस सर, सुना है। ऐसा कौन सा वायरस है जिसमें आरएनए होता है? ध्यान से सुन बेटा। सबसे पहला एक एग्जांपल है एचआईवी, सही है सर। टीएमवी, टीएमवी क्या है? टोबैको मोज़ाइक वायरस। अच्छा, हमने क्या पढ़ा है बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अगर किसी को याद है, अगर आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डाटा थोड़ा भी याद है तो आपको यह भी याद होगा, बहुत ध्यान से सुनना, आपको यह भी याद होगा कि बैक्टीरियोफाज में वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है उसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। एनसीईआरटी में सिर्फ यही लिखा है ऐसा कि जो क्यूबी बैक्टीरियोफाज है, मतलब एक ऐसा बैक्टीरियोफाज जिसका नाम है क्यूबी, उसमें आरएनए जीनोम होता है। हमने उसमें पढ़ा था बेटा, अगर याद हो आपको, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि सारे बैक्टीरियोफाज में डीएनए होता है। यस और नो? पढ़ा था हमने। लेकिन ये दिमाग में बिठा लेना कि कौन सा ऐसा बैक्टीरियोफाज है जिसमें आरएनए जीनोम होता है, वो हमारे पास क्यूबी बैक्टीरियोफाज है। तो इसका मतलब नाउ क्वेश्चन अराइज,
नाउ क्वेश्चन अराइज, ये सवाल आ जाता है, ये सवाल आगे खड़ा हो गया हमारे सामने कि वाई डीएनए, डीएनए ही क्यों, वाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। हमने एक्सपेरिमेंट से तो प्रूफ कर दिया, पर सवाल आगे ये खड़ा हो गया कि डीएनए ही क्यों, ऐसा क्या है। सो हम क्या करेंगे बेटा, सो वी कंपेयर फीचर ऑफ, तीनों के कंपेयर कर लेते हैं, फीचर ऑफ ऑल थ्री बायोकेमिकल, ऑल थ्री बायोकेमिकल के हम फीचर कंपेयर कर लेते हैं। कौन कौन से बायोकेमिकल है, कौन कौन से, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, इनके फीचर कंपेयर कर लेते हैं टू फाइंड विच बायोकेमिकल इज बेस्ट, कौन सा बायोकेमिकल बेस्ट है, इज बेस्ट फॉर जेनेटिक मटेरियल। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहां तक क्लियर है बेटा, जल्दी बता, यहां तक क्लियर है कि कौन सा मतलब केमिकल ज्यादा अच्छा है। यूजुअली बैक्टीरियोफाज में डीएनए होता है, क्यूबी वाला जो है बेटा, टेस्ट में माइक्रोब्स नहीं आएगा, हटा दिया गया है, आप चिंता ना करें, टेस्ट पेपर मेरे थ्रू ही बनता है तो मैंने हटवा दिया है, पर मैं फिर भी आपको कराऊंगा। हो गया, चले आगे। टिश्यू कल्चर भी मैं कराऊंगा बेटा, टेंशन ना लो, माइक्रोब्स के साथ ही टिश्यू कल्चर कराऊंगा। हाँ ठीक है, हाँ सिलेबस अपलोड हुआ होगा बच्चे, मुझे पता है ना, अभी मैंने ठीक करवाया सिलेबस। आ जाओ आ जाओ, जल्दी करें बेटा, आगे करते हैं, आगे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर की। तुम्हारे स्कूल में कंपटीशन चल रहा था, ठीक है, उस कंपटीशन का जो था, जो चल रहा था, वो कंपटीशन ये था कि अच्छा बच्चा कौन है। तो जब ये कंपटीशन शुरू हुआ तो तुमने कहा पहले कम से कम ये तो बता दो, ध्यान सुने, कम से कम ये तो बता दो कि अच्छे बच्चे की क्राइटेरिया क्या है। मान लो मैं कह रहा हूं कि कौन जेनेटिक मटेरियल है, कौन है जेनेटिक मटेरियल, जब मैं ये पूछ रहा हूं, ध्यान से सुन, मैं पूछ रहा हूं ध्यान से कि भाई अच्छा बच्चे का एक कंपटीशन चलेगा, तो तुम ये कहोगे ना भाई अच्छा बच्चा कौन है, उसके फीचर तो बताओ। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं कि प्रोटीन, डीएनए, आरएनए में से अच्छा मतलब अच्छा जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो कम से कम जेनेटिक मटेरियल के फीचर आपको पता होने चाहिए। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा, जिसमें जीन होती है, सबसे पहले कैरी जीन, यस, वो इंफॉर्मेशन पास करता है, वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन पास करता है, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहली जो क्राइटेरिया है जेनेटिक मटेरियल का वो है इट शुड बी, वो स्टेबल होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल, स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है सर, केमिकल स्टेबल का मतलब है रिएक्शन ना करे और उसका स्ट्रक्चर भी खराब ना हो आसानी से। दूसरा क्राइटेरिया है बेटा, दूसरा क्राइटेरिया है अंडरगो स्लो म्यूटेशन, उसमें म्यूटेशन कैसी हो, स्लो हो, धीरे धीरे म्यूटेशन। यस यस, मेरी बात समझ में आ रही है। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि इट शुड बी स्ट्रक्चरली केमिकली स्टेबल, अंडरगो स्लो म्यूटेशन। म्यूटेशन से क्या बेनिफिट होगा, सो दैट नए फीचर एक्वायर हो सके फॉर एवोल्यूशन, नए फीचर आ सके किसके लिए, एवोल्यूशन के लिए, एक्वायर फॉर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के लिए नए फीचर आ सके, अंडरगो म्यूटेशन। क्लियर है, अंडरगो क्या है, म्यूटेशन। क्लियर बेटा, क्लियर, जल्दी बताओ, यहां तक कोई बात, जल्दी बताओ बेटा।
ठीक है, यस, ठीक। तो हमने लिख दिया है शुड बी स्ट्रक्चरली केमिकली स्टेबल, दूसरा लिख दिया अंडरगो म्यूटेशन सो दैट न्यू फीचर, नए फीचर आ सके, किसके लिए, एवोल्यूशन के लिए, नए फीचर आ सके किस बात को लेकर, एवोल्यूशन को लेकर। तीसरा हम लिख सकते हैं बेटा, ध्यान सुनेंगे, इट एबल टू रेप्लीकेट, एबल टू रेप्लीकेट, रेप्लीकेट क्यों करना है भाई, रेप्लीकेट क्यों करना है, सो दैट क्या बन सके, कॉपी बन सके, कॉपी कैन फॉर्म, और वो कॉपी किसमें जा सके, कैन पास ऑन टू, ये पास कर सके बेटा किसमें, नए डॉटर सेल में। अगर नए सेल में कॉपी पास नहीं करोगे तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, आपको जेनेटिक मटेरियल अगली जनरेशन में नहीं जाएगा। और फोर्थ फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एबल टू शो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है खुद को दिखा सके। मेरी बात सुन ध्यान से, जैसे मान लीजिए जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल किसका बना हुआ है, जीन का बना हुआ है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि ये किसी कैरेक्टर को दिखा सके। मतलब मान ले मैं कहता हूं ये जेनेटिक मटेरियल है, ये आरएनए बनाए, प्रोटीन बनाए, उसके थ्रू कोई कैरेक्टर दिखे। जब कैरेक्टर की बात आ जाती है तो हम लिखते हैं शो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडेलियन का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं फैक्टर, मान लो हम कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल पे फैक्टर है, तो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ क्या दिखाए, एक्सप्रेशन दिखाए। इस बात में कोई डाउट है, बताओ बेटा जल्दी से, इस बात में कोई डाउट है, ध्यान से सुने बच्चे, ध्यान से सुने। हमारे पास 4 बड़े फीचर हैं एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल के। पहला स्टेबल, दूसरा म्यूटेशन, तीसरा एबल टू रेप्लिकेट, फोर्थ एबल टू शो एक्सप्रेशन। टेस्ट नहीं दे रहा बेटा तो फिर दिक्कत है। यस, टेस्ट देना चाहिए तुझे, टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले फीचर को लेके चलते हैं, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। मतलब दोनों चीजों की बात कर लेते हैं, स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल वो है जो स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल हो। पहले फीचर को एक बार कंपेयर करते हैं सबके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चरल स्टेबल की। इधर देखें बेटा, स्ट्रक्चरली स्टेबल, ध्यान से देखें। हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन जो है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो आसानी से खराब हो जाता है, वो आसानी से क्या हो जाता है, इजिली चेंज हो सकता है। इजिली चेंज हो सकता है किसके साथ, विद पीएच एंड टेम्परेचर चेंज। यस और नो, बताओ जल्दी से बेटा। इसका मतलब क्या है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर नॉट वेरी स्टेबल, नॉट वेरी स्टेबल। अब मुझे इस बात को पढ़ के कौन बच्चा बताएगा कि क्या यह बात कौन बच्चा बताएगा कि क्या आपने कभी देखा है इंसुलिन, इंसुलिन जो है बेटा, इंसुलिन का जो इंजेक्शन है उसको फ्रिज में रखने को बोलते हैं। किसी को पता होगा ये बात, या कभी आपने देखा होगा। फ्रिज में क्यों रखते हैं, फ्रिज में क्यों रखते हैं, क्योंकि इंसुलिन प्रोटीन है, फ्रिज में नहीं रखेंगे तो खराब हो जाएगा। यस यस यस, खराब हो जाएगा। तो इस वजह से, क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर आसानी से बदल जाता है पीएच और टेम्परेचर चेंज होने से। यस यस, क्लियर है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं डीएनए की। डीएनए जो है डबल स्ट्रैंड है, आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड है। अब आपको समझना पड़ेगा डीएनए में डबल स्ट्रैंड है, यस और नो, और उनको साथ रखे हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड, टुगेदर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्ड, यस और नो? तो जितने ज्यादा H बॉन्ड होंगे उतना स्टेबल डीएनए होगा। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि डीएनए इज मोर स्टेबल बिकॉज वो डबल स्ट्रैंड है। डीएनए क्या है? मोस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो क्या है बेटा? डबल स्ट्रैंड है। और उसके डबल स्ट्रैंड को बनाए रखने का काम किसका है? सर हाइड्रोजन बॉन्ड का। यस और नो? किसका? हाइड्रोजन बॉन्ड का। यस और नो? क्लियर है? अब आप आ जाओ, आरएनए कैसा था? आरएनए था बेटा कैसा? आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। नॉर्मली कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो उसमें वो क्या होगा? वो लेस स्टेबल होगा स्ट्रक्चरली। लेस स्टेबल होगा कैसे? स्ट्रक्चरली। अब यहां पर एनसीईआरटी एक बात और बोलती है। एनसीईआरटी बात बोलती है, देखो एनसीईआरटी कहती है कि यार डीएनए थर्मोस्टेबल है। डीएनए इज थर्मोस्टेबल। थर्मो का मतलब होता है तापमान। थर्मोस्टेबल है। ये बात किससे प्रूफ हुई? ऑल्सो प्रूव्ड ड्यूरिंग ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। आप सोच लो खुद से भाई, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हीट किल्ड एस ट्रेन का डीएनए का कोई काम थोड़ी खराब हो गया था, उसने तो आगे जाकर काम किया ना। यस यस, मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर स्टेबिलिटी का मतलब है बेटा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की। ये देख लो, तो प्रोटीन बिल्कुल अनस्टेबल है, फिर थोड़ा सा आरएनए, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? डीएनए की ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? डीएनए की। क्लियर है? यस 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 यस। हो गया? हो गया? जल्दी बताओ बेटा, आ जाओ। अब कौन सी स्टेबिलिटी की बात करोगे? अब किस प्रकार की स्टेबिलिटी की बात करोगे? केमिकल स्टेबिलिटी? किस प्रकार की स्टेबिलिटी की बात करोगे? केमिकल स्टेबिलिटी। ध्यान दो बेटा, हम बात कर रहे हैं केमिकल स्टेबिलिटी की। केमिकल स्टेबिलिटी की ध्यान से देखो बेटा। प्रोटीन जो है, प्रोटीन एक्ट करती है एज एंजाइम। एंजाइम का क्या मतलब हो गया? कैटलिस्ट हो गया। इसका मतलब वो क्या हो गई? रिएक्टिव हो गई। यस और नो? तो प्रोटीन केमिकली अनस्टेबल है। अब बात करते हैं डीएनए और आरएनए की। ध्यान से सुन बेटा, डीएनए और आरएनए की बात करते हैं। क्या क्या फर्क है, सुन ध्यान से। डीएनए और आरएनए में जो फर्क है, सबसे पहले डीएनए कभी भी कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करता। नेवर एक्ट एज कैटलिस्ट, नेवर एक्ट एज कैटलिस्ट। पर आरएनए में क्या होता है? राइबोजाइम सुना है आपने? राइबोजाइम, मेरी बात सुनो बेटा, जब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की, केमिकल रिएक्शन की, तो प्रोटीन जो है ना वो कैटलिस्ट की तरह बहुत ज्यादा काम करती है। प्रोटीन आसानी से रिएक्ट करती है। तो अगर हम बात करें, प्रोटीन ना स्टेबल है और आसानी से रिएक्ट कर जाती है, इसलिए प्रोटीन तो जेनेटिक मेटेरियल कभी नहीं हो सकता था। आरएनए डीएनए में अगर हम कंपैरिजन करें तो राइबोजाइम इज आरएनए, कुछ आरएनए हैं एक्ट एज कैटलिस्ट। एक तो ये प्रॉब्लम है, कुछ आरएनए कैटलिस्ट है, तो इससे पता चल रहा है कि भाई आरएनए काम कर सकता है। दूसरी चीज डीएनए में थाइमिन होता है। थाइमिन क्या है? थाइमिन क्या है? स्टेबल बेस है। थोड़ा सा क्या है बेटा? स्टेबल बेस है, नाइट्रोजिनस बेस है। और इसमें क्या होता है? यूरैसिल। आप खुद देखो, जब हमने वो स्ट्रक्चर बनाया था, हमने ऐसे लिखा था बेटा कट। जब हमने कट लिखा था तो एक एरो इधर बनाई थी, एक एरो इधर बनाई थी। इसका मतलब यूरैसिल रिएक्टिव है ना। यूरैसिल क्या है? रिएक्टिव है। और आप खुद देखो कि मिथाइलेशन ऑफ यूरैसिल से थाइमिन बन सकता है। मिथाइलेशन ऑफ यूरैसिल से क्या बन सकता है? इज थाइमिन। क्या बन सकता है? थाइमिन कैन गिव थाइमिन। तो इससे पता चल रहा है ये रिएक्टिव है।
इससे क्या पता चल रहा है? ये रिएक्टिव है। क्लियर है बेटा? यस। तीसरी चीज, हमारे पास डीएनए के 2' पर H है, यहां पर 2' पर OH है, जिसकी वजह से आरएनए इज लेबाइल। लेबाइल का मतलब होता है ब्रेक हो पाना। आरएनए इज लेबाइल, लेबाइल का मतलब होता है ब्रेक हो पाना। तो आरएनए इज लेबाइल, लेबाइल का मतलब होता है ब्रेक हो पाना। सुनना ध्यान से, लेबाइल टू डिग्रेडेशन। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मैं उसके बाद डायग्राम शायद रब कर दूं, या चलो अगले स्लाइड पे बता देते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उस सवाल का आंसर देना। मान लो आपके पास ये कोई कोशिका सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, उसके बाद ये डीएनए है मेरे पास। इस डीएनए के इतने बड़े हिस्से से मेरे पास ये आरएनए बना है। ये आरएनए बाहर आ जाता है और उसके बाद इस पर राइबोसोम लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? राइबोसोम। और क्या बन जाती है? प्रोटीन। उसके बाद क्या बन जाती है? प्रोटीन बन जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि जब ये प्रोटीन बन गई, उसके बाद इस आरएनए का क्या होगा? क्या ये विदेश चला जाएगा? क्या ये घूमने चला जाएगा? या ये वापसी डीएनए में चला जाएगा? क्या होगा? कौन बताएगा? आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए का क्या होगा? क्योंकि इसके ऊपर ध्यान सुन, इसके ऊपर राइबोसोम ने लग के प्रोटीन बना ली है। अब क्या करेंगे? क्या फिर प्रोटीन बना सकता है? फिर प्रोटीन बना सकता है? नहीं सर, फिर प्रोटीन नहीं बना सकता। ये क्या होता है बेटा? हमारे पास कुछ एंजाइम होते हैं जो इस आरएनए को, मेरी बात सुन ध्यान से, इस आरएनए को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, आरएनए कहता है मैं यहां टुकड़ों में जी रहा हूं, है ना, टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसको कहते हैं बेटा, हमारे पास कुछ आरएनएज होते हैं, वो आरएनएज इसको डिग्रेड कर देते हैं। डिग्रेड मतलब तोड़ देते हैं। इसका मतलब समझने की कोशिश करो। डीएनए से जब भी जरूरी होगा, इससे कंट्रोल मिलता है। कंट्रोल कैसे मिलता है कि आप खुद से देखो, डीएनए कहता है कि आरएनए जब मैं बनाऊंगा तभी प्रोटीन बनेगी, इससे कंट्रोल मिलेगा। नहीं तो एक बार जब डीएनए ने आरएनए बना दिया तो प्रोटीन अपनी मर्जी से कभी भी बनती रहेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है। संजय गुप्ता, मिथाइलेशन से 5 मिथाइल यूरेसिल थाइमिन का नाम है, कंटाप खाबो। डीएनए से आरएनए बनता है और उस आरएनए पर राइबोसोम लग के प्रोटीन बन जाती है। उसके बाद उस आरएनए का क्या हो जाता है? टूट फूट हो जाती है। जब जरूरत होगी नया आरएनए बनाएंगे। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब, मेरी बात ध्यान से सुनियो, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आरएनए है, जिसको हम एमआरएनए कहते हैं, ये जैसे ही साइटोप्लाज्म में आता है, इस पर प्रोटीन बननी चाहिए, नहीं तो कुछ टाइम के बाद ये टूट जाएगा। यस और नो? यस और नो? लॉजिकली समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे एक और बात पूछता हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से। आपके घर में खाना बनता है, आप आटा गूंथते हो, फिर रोटी बनती है। मैं अक्सर ऐसे एग्जांपल देता हूं, रोटी बनती है। जब भी रोटी बनानी है तब आटा गूंदा जाता है, रोटी बनती है। यस, रोटी बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक तवा चाहिए, एक बेलन चकला चाहिए और तीसरा आटा चाहिए। यस और नो? 3 चीजें चाहिए। इसमें से मान लो तवा जो है वो आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, और जो रोटी का चकला बेलन है वो आपका टीआरएनए है, और जो आटा है वो आपका एमआरएनए है। मेरी बात समझ ध्यान से, एमआरएनए है। तो इसका मतलब आटा यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन वो चीज तो परमानेंट है। वो जब भी रोटी बनानी है उन्हीं चीज को यूज करेंगे। मेरा पॉइंट ये है कि टीआरएनए भी यहां साइटोप्लाज्म में होता है। इसका काम होता है अमीनो एसिड लाना, राइबोसोम का काम होता है अमीनो एसिड जोड़ना। जब ये प्रोटीन बना देते हैं तो ये दोबारा आगे किसी और प्रोटीन में यूज हो जाएंगे। यहां से दूसरा आरएनए बनेगा, उस पे प्रोटीन बनाएंगे।
तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा आरएनए होगा, रोटी होगी, तवा होगा, चकला होगा, आप कहोगे सर रोटी होगी। यस यस, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये वाला आरएनए टूट जाता है ना, टूट जाता है। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम का पार्ट होता है, टी आरएनए जो अमीनो एसिड लेकर आता है प्रोटीन बनाने के लिए, इनका काम है कि भाई तू अमीनो एसिड लाएगा, तू अमीनो एसिड को जोड़ेगा, राइबोसोम जोड़ेगा, और एमआरएनए इंफॉर्मेशन लाएगा। तो भाई इंफॉर्मेशन अभी यहां से आई, ये हो सकता है बाद में यहां से आए, तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये क्या वजह, समझ में आया बेटा? इन्हें फर्क नहीं पड़ता। एक लिख रहा है सर टीआरएनए अनस्टेबल है, बहुत पिटाई करूंगा तेरी में। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्या? आरआरएनए, फिर होता है टीआरएनए, और सबसे कम अनस्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल आरआरएनए होता है, फिर टीआरएनए, सबसे अनस्टेबल एमआरएनए होता है। बेटा नहीं समझ में, आगे पढ़ाऊंगा मैं टॉपिक, मैं फर्स्ट सिर्फ तेरे को ये समझाने की, और फिर समझा देता हूं, क्योंकि तुम्हें तो कोई एग्जांपल से समझाना भी बहुत मुश्किल है। मैं क्या समझा रहा हूं, सुन ध्यान से। ये डीएनए के इस वाले हिस्से से ये एमआरएनए बना है। एमआरएनए जब बाहर आता है, इस पे ये राइबोसोम लगते हैं, और राइबोसोम का काम होता है अमीनो एसिड को ऐसे जोड़कर चेन बना देना, जिसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। ये कौन करते हैं? राइबोसोम करते हैं। यही राइबोसोम किसी दूसरे पे लग के काम कर सकते हैं। तो राइबोसोम तो भाई यहां भी प्रोटीन बना सकते हैं, इसकी भी बना सकते हैं, तो इनको टूटने की जरूरत थोड़ी है। और टीआरएनए का काम होता है इस अमीनो एसिड को लेकर आना। तो इंफॉर्मेशन इससे आई है। जब इससे एक बार प्रोटीन बन जाती है, जितनी चाहिए थी, ये टूट जाता है अपना, ऐसे ये भी टूट जाएगा। तो एमआरएनए अनस्टेबल हुआ। राइबोसोम के अंदर कौन सा आरएनए होता है? आरआरएनए। और टीआरएनए क्या हुआ? थोड़े स्टेबल हो गए। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2' पर OH होता है, जिसकी वजह से आरएनए, लेबाइल का मतलब होता है आसानी से, प्रोन, लेबाइल, लेबाइल का मतलब होता है प्रोन, मतलब ससेप्टिबल, प्रोन मतलब पॉसिबल है, प्रोन टू डिग्रेडेशन। और ज्यादातर कौन से? एमआरएनए। तो 2' पर जो OH होता है, उसकी वजह से आरएनए आसानी से टूट जाता है। किसके थ्रू? बाई आरएनएस। कौन से एंजाइम? आरएनएस चाहिए हमें। और डीएनए के क्या है? 2' पर H है, तो वो क्या लाता है उसमें? स्टेबिलिटी लाता है। क्या लाता है बेटा? स्टेबिलिटी लाता है। कोई डाउट है यहां पर? प्रोन मतलब लिबाइल, एनसीईआरटी ने लिखा वर्ड, मैं अपनी तरफ से थोड़ी लिख रहा हूं बेटा। एमडी सर की क्लास का जो एक बच्चे ने पूछा है, मैं बता देता हूं, कुछ पर्सनल इश्यूज है, प्लीज थोड़ा सा वेट करो, अपने आप बता देंगे, ठीक है? हाँ सही है, हाँ प्लीज थोड़ा सा आप इस चीज को समझें। प्रोन का मतलब, मेरी बात सुन, इधर आ, सुनिए ध्यान से। प्रोन का मतलब तेरे को एकदम बढ़िया समझाता हूं। तो अभी क्या नाम है, सुबह से तू अपना क्या है, टाइम वेस्ट फोन ऑन कर रहा है, ठीक है? तो एकदम क्या किया तूने, फिर अपना टीवी भी देख लिया, ठीक है? उसके बाद तू उठ के गया, पापा से कहा पापा पिज्जा मंगा दो। किसके ज्यादा चांसेस है? कंटाप खाने के। दूसरा, तूने सुबह से पढ़ाई की, ठीक है, पापा से बोला पिज्जा मंगा दो, तो मंगाने के चांसेस हैं उस वक्त। प्रोन का मतलब होता है ज्यादा चांस किस चीज के, समझ में आ रहा है? यस। तो यहां पर प्रोन का मतलब होता है चांसेस है किसके? डिग्रेड होने के। लिबाइल का भी वही मतलब है ना? जब तुम कुछ गलत काम करोगे तो कंटाप खाने के चांसेस क्या है? ज्यादा है। यस, ठीक है, यस यस। तो ये मेरे पास ये क्लियरली बता रहा है कि डीएनए इज केमिकली मोर स्टेबल देन आरएनए। डीएनए इज स्ट्रक्चरली एंड केमिकली मोर स्टेबल देन आरएनए। इस बात में कोई डाउट है तुझे क्या? और इस बात को आपको समझना भी पड़ेगा कि जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए बेटा। जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल, नॉट चेंज ड्यूरिंग लाइफ वाइफ में ज्यादा टूटे नहीं। क्लियर है? लाइफ में ज्यादा टूटे नहीं।
वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, है ना, इन सब में। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात हो गई। तो आपके हिसाब से पहले फीचर में कौन जीत रहा भाई? पहले फीचर में कौन जीत रहा है स्टेबिलिटी में? सर डीएनए ज्यादा स्टेबल है केमिकली स्ट्रक्चरली, फिर आरएनए है, फिर हमारे पास प्रोटीन है। क्लियर है? क्या सर, यहां पे तो मेरी है। ठीक है, दूसरा आ जाओ। दूसरा हम फीचर उठा लेते हैं, एबल टू रेप्लीकेट वाला पहले उठा लेते हैं। सेकंड फीचर ले लेते हैं बेटा, देख इधर ध्यान सुन। फर्स्ट, एबल टू रेप्लीकेट। ठीक है, इधर देख, मेरी तरफ देख ध्यान से, इधर ध्यान दे बेटा। साक्षी राजपूत बेटा ज्यादा आता है? क्या लिखा है मैंने? अच्छा, यहां आरएनए आएगा। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ, इधर देखो, इधर ध्यान दो। ये पेपर है, अरे ठीक है ना, ठीक कर लो। इधर ध्यान दो, ये पेपर है, ठीक है। अब मुझे इसकी फोटो कॉपी बनानी, बन जाएगी? बन जाएगी, यस और नो? हाँ सर बन जाएगी, फोटो कॉपी करा लेंगे। अब ये पेपर बनाए न्यूक्लिक एसिड का, मैं क्या बोलने जा रहा हूं सुन ध्यान से। डीएनए आरएनए दोनों की कॉपी बन सकती है क्योंकि वो न्यूक्लिक एसिड के बने हुए हैं। न्यूक्लिक एसिड में एक सिद्धांत काम करता है जिसकी वजह से कॉपी बन सकती है। नाम बताओ चैट में। न्यूक्लिक एसिड में एक प्रिंसिपल काम करता है। गुंजन 2 डैश पर OH होता है डीएनए में? आसपास कोई है? बोल, दुई कंटाप लगाने के लिए। न्यूक्लिक एसिड में एक सिद्धांत काम करता है, ध्यान से सुन बेटा, मैं यहां पर लिख रहा हूं। डीएनए एंड आरएनए बोथ आर न्यूक्लिक एसिड, दोनों क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। अगला, न्यूक्लिक एसिड में एक प्रिंसिपल वर्क करता है, एक प्रिंसिपल वर्क करता है, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोलते हैं। यस, ड्यू टू विच कॉपी इज पॉसिबल, तभी उसकी आप कॉपी बना सकते हो। ठीक है, यस भाई, ए के सामने टी जोड़ रहे हो, ए के सामने यू जोड़ सकते हो ना। कॉम्प्लीमेंट्री रेप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। प्रोटीन जो है, प्रोटीन किसकी बनी हुई है? मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, उनमें ऐसा क्या नहीं होता? नो सच पॉसिबिलिटी, नो सच पॉसिबिलिटी। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, यह बात क्लियरली बता रहा है कि भाई एक बार को आप आरएनए का जेनेटिक मटेरियल बना सकते हो क्योंकि कॉपी पॉसिबल है। प्रोटीन तो कॉपी नहीं बना सकती, रेस से ही बाहर हो गई। ठीक है, नो सच पॉसिबिलिटी ऑफ किसकी? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यस और नो? यस और नो बताओ, यस और नो? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हो गया? ठीक है, तो ये दूसरे में भाई ये जीत रही है, डीएनए आरएनए दोनों ठीक है, बेस पेयरिंग बना सकते हैं। ठीक है ना, प्रोटीन पॉलीमरेज नाम का कोई वो नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। तीसरा आ जाओ, जो वॉटसन क्रिक ने बोला था। हाँ, हॉलमार्क इसका एबल टू रेप्लिकेट, अंडरगो स्लो म्यूटेशन।
अंडरगो स्लो म्यूटेशन। देखो प्रोटीन जो है ना बेटा, उसको तो अपने ने बाहर ही कर दिया, डीएनए आरएनए में कंपैरिजन ले लेते हैं। जो डीएनए है ना, डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसमें म्यूटेशन तो पॉसिबल है, म्यूटेशन होती है बट स्लो होती है, बहुत तेजी से नहीं होती। उसके रीजन है, इधर देख, मैं जो लिख रहा हूं उसको समझियो। इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख देते हैं। ठीक है, अब मैंने आरएनए लिख दिया। आरएनए क्या है? लेस स्टेबल है और वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। देखो एक तो लेस स्टेबल है, मेरी बात सुनना ध्यान से, लेस स्टेबल है तो उसमें क्या होगी? म्यूटेशन फास्ट होगी। म्यूटेशन क्या होगी? फास्ट होगी। दूसरा, वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड होने से क्या होगा? उसमें एनी रिपेयर आफ्टर म्यूटेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये मैंने आरएनए बना दिया। बना दिया, ठीक है, क्लियर है, सही है। अब एक बच्चा कहेगा सर गलती कर दी आपने। गलती क्या कर दी? जी के सामने ए लिख दिया, यही तो म्यूटेशन है, दिस इज म्यूटेशन। अब मुझे बताओ क्या सिंगल स्ट्रैंड में ऐसी गलती पकड़ सकते हो? नहीं। डीएनए डबल स्ट्रैंड है, तो जब कॉपी बना रहे थे उस वक्त अगर कोई गलती हो जाती है, अगर कोई म्यूटेशन हो जाती है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं ना, पॉसिबल टू रिपेयर, क्योंकि पता चलेगी। डबल स्ट्रैंड है ना, तो पता चलेगी। लेकिन यहां पर तो पता ही नहीं चल सकती। यहां पर कैसे पता सही है कि गलत है? अरे समझ आया नहीं आया? समझ आया? जानबूझ के लिखा अपने ने, मैंने जानबूझ के लिखा। क्यों? क्योंकि आपको दिखा, देखो कि जब मैं इसकी कॉपी यहां बना रहा था ये गलत बन गया, इसको म्यूटेशन हो गई, इसको ठीक कर सकते हैं। जब कोई गलती होती है उसे ठीक कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं सर? रिपेयर बोल सकते हैं। ठीक है, या प्रूफ रीडिंग बोल सकते हैं। रिपेयर और प्रूफ रीडिंग अलग अलग होता है, बाद में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए समझो, रिपेयर और प्रूफ रीड करना पॉसिबल है, पता लगाना पॉसिबल है। सिंगल स्टैंड में कैसे पता लगाओगे? सिंगल स्टैंड में पता कैसे लगाओगे बेटा? 2' पर एच होगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये गलती तुम्हें दिखी, मान लो तुम जैसे बच्चों को दिख गई, सोचो सेल के अंदर तो और आसानी से दिख जाती होगी। तो डीएनए को ठीक करना पॉसिबल है। पहले तो उसमें म्यूटेशन भी देखो, वो स्टेबल है, बदलाव स्लो है, उसके साथ साथ उसे ठीक करना पॉसिबल है। तो डीएनए बदलता है धीरे धीरे, आरएनए तेज बदलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आप याद करो, आरएनए म्यूटेट फास्ट, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आरएनए म्यूटेट फास्ट, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? बेस्ट एग्जांपल है इसका आरएनए वायरस। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले कोविड का वायरस, कोविड का वायरस जो था कितना फास्ट म्यूटेट हो रहा था। तो वो फास्ट म्यूटेट क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें आरएनए जीनोम में म्यूटेशन जल्दी होती है। यस 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 यस। तो आपको यह समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज हमेशा याद रखना, मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी बात सुन। एक सेल जो है, एक सेल 2 मिनट में डिवाइड करता है, ठीक है, उसमें डीएनए है, जीनोम। एक सेल 20 मिनट में डिवाइड करता है, उसमें भी डीएनए है। तो किसमें चांसेस हैं ज्यादा म्यूटेशन होने के? अगर मैं 1 घंटे के बाद देखूं, आफ्टर 1 आवर,
मोर चांस किसमें है? मोर चांस किसमें है बताओ बेटा, ज्यादा चांस किसमें है? सर 2 मिनट वाले में। तो एनसीईआरटी ने एक बात बोली, एनसीईआरटी ने बोला पहला, म्यूटेशन ज्यादा होने के लिए एक तो आरएनए होगा तो हो जाएगी, उसके अलावा जो फास्ट मल्टीप्लाई करेगा, जितनी ज्यादा बार डिवाइड करेगा उतनी बार डीएनए डबल करना पड़ेगा, गलती होने के चांसेस है ना? अरे हाँ या ना, हाँ या ना? इसको और रिलेट कर देता हूं, जब तुम ओएमआर पूरे 200 क्वेश्चन की एक साथ भरोगे, गलती होने के चांसेस ज्यादा है, 10 मिनट में पूरी 200 की भर दी। जब तुमने एक सेक्शन फिनिश किया तब तुमने 50 भरी, फिर गैप लेके दूसरा, तो चांसेस कहां ज्यादा है? 200 एक साथ भरने में। यस। तो एनसीईआरटी इस बात को क्लियरली लिखती है कि वायरस, एक तो उसके पास आरएनए है, दूसरा वो फास्ट डिवाइड भी करता है। कोई चीज फास्ट डिवाइड करेगी तो चांस ऑफ म्यूटेशन और ज्यादा होते हैं, चांस ऑफ म्यूटेशन फर्दर हाई। मेरी बात समझ में आ रही है? लॉजिक क्लियर है? अरे लॉजिक क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। तो इसका मतलब जो सेल फास्ट डिवाइड कर रहे हैं, जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे, उनमें म्यूटेशन की चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर बार डीएनए डबल करना पड़ेगा और डीएनए डबल करते वक्त गलती होती है। यस 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 यस। तो ये आपको समझ में आ रही है बात कि यार यहां पर भी डीएनए जीत रहा है। डीएनए कह रहा है कि भाई मैं धीरे म्यूटेट करूंगा, मुझे एवोल्यूशन के लिए धीरे म्यूटेट करना, मैं कर जाऊंगा। क्लियर? यहां भी डीएनए जीत रहा है, वहां भी डीएनए जीत रहा है, रेप्लिकेट जो है दोनों कर सकते हैं, यहां बराबर की लड़ाई है, यहां डीएनए जीत रहा है, स्टेबिलिटी पे डीएनए जीत रहा है। अब आ जाते हैं बेटा, अब आ जाते हैं अपने इस बात पे जो फोर्थ पॉइंट था, एक्सप्रेस पे। फोर्थ पॉइंट था एबल टू एक्सप्रेस, एबल टू एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन पैटर्न। मेंडेलियन पैटर्न का क्या मतलब है? ध्यान से सुनो बेटा, आप किसी नॉर्मल सेल में क्या देखते हो? किसी नॉर्मल सेल में क्या देखते हो? नॉर्मली क्या होता है बेटा? डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, यस और नो? और आरएनए क्या करता है? कोड करता है प्रोटीन के लिए, कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड। तो अगर आप ध्यान से देखें कि नेचर ने प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी किसको दी है? आरएनए को। मतलब अगर हम ध्यान से देखें बेटा, डीएनए नॉट एक्सप्रेस डायरेक्टली। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि डीएनए राष्ट्रपति है, बैठा है कंट्री में ऐसे, उसने उसको बुलाया डिफेंस मिनिस्टर को, कहा तू जा भाई लड़ाई करवा, या अपने सेनापति को बुलाया, कहा तू जा, तुझे लड़ाई करवानी है, तो उसने अपने सैनिक भेजे, लड़ाई सैनिक कर रहा है, सेनापति इन्वॉल्व है, उसको डायरेक्ट दे रहा है। पर डीएनए अपनी कमांड डायरेक्टली प्रोटीन को देता ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यस। वो कह रहा है नहीं भाई डायरेक्टली नहीं, तो डीएनए नॉट एक्सप्रेस डायरेक्टली, वो क्या करेगा? इट एक्सप्रेस थ्रू आरएनए, एक्सप्रेस थ्रू आरएनए। तो एनसीईआरटी की एक बहुत मतलब शानदार पवित्र लाइन है जो कहती है कि नेचर ने डिसाइड कर लिया कि जो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो डीएनए में करनी है, लेकिन जब उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना है, उसको सेल में दिखाना है, तो आरएनए की फॉर्म में करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे कर रहा है? आरएनए की फॉर्म में। तो ये मेरी फेवरेट लाइन भी है एनसीईआरटी में। तुम्हें उस पेज पर नीचे की लास्ट लाइन होगी और अगले पेज की फर्स्ट लाइन में लिखा होगा, सर आपको इतना भी याद है? बिल्कुल याद है। ये मैं बोल रहा हूं फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगर मुझे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो स्टोरेज में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सर स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए इज बेटर, डीएनए बेटर है स्टोरेज के लिए। बट फॉर एक्सप्रेशन के लिए, एक्सप्रेशन या हम लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनाना है, तो कौन बेटर है? सर आरएनए बेटर है। आरएनए क्या है? बेटर है। यहां तक कोई डाउट है? डीएनए डायरेक्टली नहीं कर पाता बेटा, इसका कुछ सॉलिड रीजन है कि नेचर में पहले आरएनए आया था।
स्टोरेज का मतलब होता है मैं किसी चीज को कहां स्टोर करूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में अगर मान लो कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी ने जो इतना ट्रंक भर के आटा रखा हुआ उसको सबको गूंद लिया हो, आटा गूंदने के बाद स्टोर कर दिया हो? नहीं सर, सूखी फॉर्म में स्टोर करते। क्यों? क्योंकि स्टेबल होता है। तो स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में की जाती है जो स्टेबल है, लेकिन जब उसको एक्सप्रेस कराना है तो उससे आरएनए बनाना है। यस 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 यस, वही तो कहना हूं, खराब हो जाएगा। तो स्टोरेज फॉर्म स्टेबल होनी चाहिए। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? डीएनए की। तो डीएनए बेटर है, लेकिन अगर मुझे प्रोटीन बनानी है, मुझे रोटी बनानी है, तो जाना तो आटे के थ्रू पड़ेगा। यस, एक कह रहा सर दीदी की शादी में उतना सारा तो उसको यूज किया था कि रखा हुआ था। ऐसा तो नहीं कि शादी में गूंद के दीदी को दे दिया कि महीने भर रोटी बनाओ, ऐसा तो नहीं हुआ था गधा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, इधर ध्यान दे। सही है, ठीक है, बढ़िया। इधर देख बेटा, स्टोरेज मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आपको यह समझना पड़ेगा कि डीएनए जो होता है उस डीएनए की इंफॉर्मेशन दी जाती है आरएनए को, आरएनए से फिर हमारे पास प्रोटीन बनती है। तो अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो यहां आरएनए जीत रहा है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल डीएनए को क्यों बनाया गया? क्योंकि स्टोरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर स्टेबिलिटी के साथ स्टोर नहीं होगा तो फिर आगे की तो काम ही नहीं चलेगा। तो स्टोरेज के लिए डीएनए बेटर है, और ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेशन के लिए आरएनए। और एक बार बेटा मतलब ध्यान से सुन बच्चे, एक बार अपनी एनसीईआरटी में चेक भी करो, लास्ट की जो लाइन है ना उस पेज की, जहां लिखा हुआ है इस बात को लेके कि भाई पूरा पेज लिखा हुआ है इस बारे में, आपको मिल जाएगा। उसकी लास्ट की लाइन और अगले पेज की पहली लाइन वहां मिल जाएगा, ठीक है, वहां मिल जाएगा। देख लिया सबने? हाँ, 104 लिख रहा है एक बच्चा, पेज नंबर। यस, मिल गया। तो अपने क्या करेंगे, अब ये सवाल हमारे मन में बैठ गया कि ठीक है भाई, अब डीएनए बेटर है, सारे लिविंग सेल में डीएनए, लेकिन एक टॉपिक एनसीईआरटी ने लिखा है जिसको बोला उसने आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड, आरएनए वर्ल्ड क्या है बेटा? एक बार मैं आपको बताता हूं, आजकल बड़ा चल रहा है 12th फेल का, नहीं, यूपीएससी में 2011 या 12 में ये पेपर आया था सब्जेक्टिव में। आपको मैं बताता हूँ बेसिक इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग कहते हैं कि यार क्या 11-12 से बहुत कुछ होगा, मान लो हमारा नीट नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुझे 11-12 आ गई ना सही से, तो किसी नॉर्मल इंसान से ज्यादा पैसे कमाएगा, चाहे तू किसी भी प्रोफेशन में चला जा। आरएनए वर्ल्ड यूपीएससी के मेंस में जूलॉजी एक वो था, उसमें आया था। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ये सिर्फ यहां लिखा हुआ, किसी बुक में भी नहीं। और यस, सुन ध्यान से, आरएनए वर्ल्ड एक्चुअल में क्या है? आरएनए वर्ल्ड क्या है? आरएनए सर आपको कैसे पता? अब मैं कहानी तो नहीं सुनाऊंगा तुझे पूरी, है ना, ठीक है। सर की किताबों के साथ बहुत लंबी जर्नी रही है ना? हाँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, इधर ध्यान दे बच्चे, हाँ दिए, इधर ध्यान देते हैं, ठीक है, इधर ध्यान दे बेटा, इधर ध्यान दे। लिखने दे, स्लाइड अभी दिखा देता हूँ, पहले आरएनए वर्ल्ड सुन ले फिर लिखने देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो आरएनए वर्ल्ड क्या था मैं आपको बताता हूँ। आरएनए वर्ल्ड क्या था, आपको ये पता होना चाहिए कि नेचर में पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए आया, ये एवोल्यूशन में भी पढ़ोगे। नेचर में पहला जेनेटिक मटेरियल कौन आया? आरएनए। ये बात कब की? आज से बहुत साल पहले की। तो इस बात को साबित करने के लिए प्रूफ होने चाहिए ना। मैं अगर तुझसे कहूं कि आज से 10 साल पहले जो था इंसान के यहां सिंह थे, क्या खोज रहे हैं सर आप? गाड़ी की? हाँ। गाड़ी में तो नहीं छूट गई है? अब वही एक आखिरी ऑप्शन बचा है चेक करने का, देख लीजिए वहीं पर होगी। हाँ, ठीक है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि आदमी के यहां पर सिंह होते थे आज से 10 साल पहले, तो उसके मुझे सबूत देने पड़ेंगे। सबूत क्या हो सकता है? आज के आदमियों के यहाँ थोड़े थोड़े सिंह होंगे। कुछ लोग चेक कर लो भाई, सुन लो ध्यान से मैं क्या कहने जा रहा हूं। मैं आपसे ही कह रहा हूं बेटा, एमडी सर नहीं बच्चे, एमडी सर अभी 1-2 दिन थोड़ा सा वो है, सुन ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं।
मैं ये कह रहा हूं कि आरएनए वर्ल्ड का मतलब ये है कि पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए आया था, इस बात के सफिशिएंट प्रूफ है। क्या प्रूफ है मैं बता देता हूं। प्रूफ ये है कि प्रोटीन बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर, जैसे कोई सेल आया होगा, सेल में कैरेक्टर कैसे बनेगा? प्रोटीन के थ्रू। तो किसी भी सेल में जो पहला सेल आया, पहले सेल में, फर्स्ट सेल में जो भी मशीनरी प्रोटीन बनाती थी उसमें आरएनए इन्वॉल्व था। जो मशीनरी इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, उसमें आज भी आरएनए इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व है? आरएनए इन्वॉल्व है। मैं आपको बता देता हूं कैसे। आप खुद से बताओ कि मेरे पास इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? सर इंफॉर्मेशन होती है एमआरएनए के पास। उसके अलावा कैटलिस्ट की तरह बॉन्ड कौन बनवाता है उसके बीच में, अमीनो एसिड के बीच में? वो राइबोसोम में आरआरएनए होता है। राइबोसोम में आरआरएनए होता है जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। उसके अलावा एडेप्टर की तरह, एडेप्टर का मतलब होता है अमीनो एसिड के लिए टीआरएनए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो पहला जेनेटिक मटेरियल था, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, प्रॉपर सेल बना नहीं था तब, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था बेटा? आरएनए आया था। क्या आया था? आरएनए था। पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। यह बात में कोई डाउट है किसी को? हमारे पास स्टिल इसका एविडेंस क्या है? सबूत बताना पड़ेगा ना, क्योंकि सबूत बेटा जो होते हैं वो करंट एग्जांपल पे होते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि ह्यूमन में टेल बोन है, तो इसका मतलब हमारे पूर्वज में टेल रही होगी। तो इसका सबूत यह है कि स्टिल इन सेल जो भी मशीनरी, जो भी जरूरतें हैं, जो भी मशीनरी इन्वॉल्व इन किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास जो भी मशीनरी चाहिए उसमें आरएनए इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? आरएनए। तो हुआ क्या? प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी स्टेबिलिटी। आरएनए अच्छा जेनेटिक मटेरियल तो था, पर प्रॉब्लम क्या थी? स्टेबिलिटी थी। क्या थी बेटा? स्टेबिलिटी थी। तो क्या हुआ? टू इंक्रीज स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, आरएनए किसमें इवॉल्व हो गया? आरएनए इवॉल्व इनटू डीएनए। आरएनए किसमें इवॉल्व हो गया? इनटू डीएनए। यस, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। कैसे? मान लो ये आरएनए है, ये आरएनए है, ये आरएनए सारे काम कर सकता है। कौन से सारे काम कर सकता है? ये आरएनए मैसेज की तरह काम कर सकता है, मैसेंजर है। मैसेंजर है किसके लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। ये आरएनए काम कर सकता है एडेप्टर की तरह। एडेप्टर याद है किसको बताया था? टीआरएनए को। इसकी तरह से काम कर सकता है। तो ये एमआरएनए हो गया। ये हो गया क्या बेटा? कैटलिस्ट मतलब आरआरएनए, और एडेप्टर मतलब मेरे पास टीआरएनए हो गया। पर ये लेस स्टेबल था। अब मैं कह रहा हूं इससे मुझे डीएनए बनाना है, तो मुझे किस तरह के चेंज करने पड़ेंगे? अगर मुझे इससे डीएनए बनाना है और डीएनए मुझे बनाना है डबल स्ट्रैंड, तो मुझे कौन से चेंज करने पड़ेंगे? पहला, मुझे करने पड़ेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज आप बताओ क्या कौन कौन से होंगे? पहला, 2-OH को कन्वर्ट करना पड़ेगा 2-H में। यस। उसके अलावा यूरासिल को हम कन्वर्ट कर देंगे थाइमीन में। यह चेंज करना है, तो इसे केमिकल चेंज बोला। और स्ट्रक्चरल चेंज कैसे करोगे? स्ट्रक्चरल चेंज कैसे करोगे? सर स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे, डबल स्ट्रैंड बना देंगे। क्या बना देंगे? डबल स्ट्रैंड डीएनए बना देंगे। क्लियर है? डबल स्ट्रैंड डीएनए बना देंगे। यस, यस। तो और एनसीईआरटी लिखती है, फर्दर रिपेयर भी आ गया। रिपेयर समझ में आता है? मैंने अभी बताया था, रिपेयर और प्रूफ रीडिंग आ गई, उससे स्टेबिलिटी और बढ़ गई, स्टेबिलिटी फर्दर इंक्रीज हो गई। तो एनसीईआरटी ने क्लियरली बताया है कि सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही आया था। इस बात के सबूत ये हैं कि आज भी प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। प्रॉब्लम क्या थी? स्टेबिलिटी। आरएनए जो था वो लेस स्टेबल था, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इंक्रीज स्टेबिलिटी आरएनए इवॉल्व हुआ है किसमें? डीएनए में। यहां तक समझ में आ रहा है?
क्लियर है? ठीक है बेटा, यस यस यस। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? दोनों स्लाइड लिख लो। अच्छा, एक बच्चा कह रहा था सर पुरानी स्लाइड भी दिखा दो, वो भी दिखा रहा हूं, पहले ये वाली लिख ले, चल एक एक करके दिखा रहा हूं, एक बार देख ले। ठीक है, एक बार मैं दोनों स्लाइड दिखा रहा हूं, एक बार देख ले, फिर चलते हैं। ठीक है, मैंने ये टॉपिक लगभग पूरा कवर कर दिया, अब तुम्हें डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाना है। ठीक है, यस, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाना है। लिख लिया बेटा? इसके पहले वाली स्लाइड भी चाहिए तुझे? देख ले एक बार फटाफट से, मैं सारी स्लाइड दिखा रहा हूं, एक बार नोट कर ले। क्वेश्चंस मिलेंगे? हाँ मिलेंगे बेटा, डोपा के एनसीईआरटी रीडिंग। हो गया बेटा? हो गया, चलो आगे चलते। ये लिख लिया आपने? ये लिख लो, ये लिख लो, ये वाला जल्दी। बेटा कल चांसेस हैं कि एमडी सर की क्लास होगी, मैं रिपीट कर देता हूं, कल चांसेस है एमडी सर की क्लास होगी। मैं एक बार इवनिंग में बात कर लूंगा उनसे, इनकेस नहीं होती है तो 1-1:15 बजे मैं लाइव पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, यस। और पॉडकास्ट बना रहे हैं, है ना? मैं शायद किसका रिकॉर्ड कर रहा था, शायद बायोलॉजिकल का, तो कर देंगे बेटा, सब आपको देंगे। एग्जाम जैसे जैसे आएगा सारा चीज देते चले जाएंगे। ठीक है, हाँ। माइक्रोब्स प्रोटोन से कर ले, मैं रिकॉर्ड करूंगा बेटा माइक्रोब्स आपके लिए, क्योंकि माइक्रोब्स मुझे एक बार तो सबके लिए, सारे बैचेस के लिए करना ही पड़ेगा। मैं बार बार माइक्रोब्स नहीं पढ़ाऊंगा सारे बैचेस में, ना मैं लिविंग वर्ल्ड को सोचता हूं पढ़ाने के लिए। यस, इसकी एनसीईआरटी पहले मैं उसकी प्रिंसिपल की एक बार रिकॉर्ड कर दूं, फिर आपको ये देता हूं। ठीक है, ये वाला देख लो, कर लो इसको एक बार फटाफट से। हो गया बेटा? हाँ इतना ही पढ़ रहे हैं आज, हाँ इतना ही पढ़ रहे हैं, टेंशन मत लो। हो गया? ठीक है, आज एक बार एक पैराग्राफ है, बस एक पैराग्राफ एक बार पढ़ के देखो। ठीक है, 5 मिनट लगेंगे, 5-7 मिनट, एक बार रीड करके देखो, वो सारी बातें मिल जाएंगी। डोपा मिलेगा? मिल जाएगा। ठीक है, भेज रहा हूं डोपा साथ में। यस।